हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हमारा जो टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और ये जो अपन कंटेंट जो फॉलो कर रहे हैं, ये कलाम की जो टास्क बुकलेट है स्पेशल 3rd ग्रेड के लिए उनको फॉलो कर रहे हैं। ये जो कंटेंट है राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो RAS, PSI, पटवारी, वीडियो, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे नोट्सों को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि पूरे जो नोट्स हैं उसको इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है और उसमें पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इनसे खुद के शॉर्ट नोट्स निकालें और पूरी कहानी को ध्यान से सुने ना। तो सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो भारत की राजनीतिक एकता में, देखो भारत की राजनीतिक एकता में गुप्त काल में स्थापित हुई थी। भारत की जो राजनीतिक एकता जो गुप्त काल में स्थापित हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु मतलब 647 ईस्वी के बाद में क्या हो जाती है, पुनः समाप्त होने लगती है। जो राजनीतिक एकता गुप्त काल में स्थापित हुई थी ना, वो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, तो वो पुनः समाप्त हो जाती है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। उत्तर जो भारत है उसमें अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जो परस्पर संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे जो राजपूत राजवंश कहलाए। देखो उत्तर भारत में क्या हुआ कि अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जिससे क्या जो परस्पर संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंशों का उभरे और जो राजपूत राजवंश कहलाए। अब देखो इसमें आगे बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर विभिन्न विद्वान एक मत नहीं हैं। उन्होंने इस संदर्भ में अपने अपने मत प्रतिपादित किए हैं। राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किस आधार कैसे हुई, इसके लिए जो विभिन्न जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है। इसके संदर्भ में सभी के अपने अपने मत हैं। देखो अब इनके मतों के बारे में अपन देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, तो सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पन्न कौन मानते हैं इसको। कुछ विद्वान इसको ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं, कुछ वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं राजपूतों को, कुछ विदेशियों की संतान मानते हैं। तो अब एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ कौन कौन मानते हैं, तो चंद्रवरदायी का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन मानते हैं, जो खुद ब्राह्मण हैं, जैसे डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर भंडारकर हो गए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हो गए। जैसे वैदिक आर्यों की संतान कौन मानते हैं, जो खुद आर्य हैं, डॉक्टर ओझा हो गए, CV वैद हो गए। और विदेशियों की संतान कौन मानते हैं, जो खुद विदेशी हैं, जो जेम्स टोड हो गए। जेम्स टोड जो है ना राजपूतों को सीथियन मानते हैं। और VA स्मिथ जो है ना राजपूतों को हूण मानते हैं, हूण जाति का मानते हैं, सीथियन जाति का मानते हैं जेम्स टोड। तो ये सारी मत हो गए ना। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के द्वारा रचित, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू के अग्निकुंड मतलब यज्ञ कुंड से हुई है। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद्रवरदायी, उन्होंने क्या बताया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू के जो अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में मुनि वशिष्ठ ने, देखो इसके बाद में बात करते हैं, मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। तो देखो चंद्रवरदायी क्या कहता है कि जो मुनि वशिष्ठ ने ना यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए 3 योद्धा उत्पन्न करे जो क्या क्या कहलाए, परमार कहलाए, चालुक्य कहलाए और प्रतिहार कहलाए। परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जब ये तीनों योद्धा भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, मतलब परमार, चालुक्य और प्रतिहार जो है ना तीनों योद्धा भी यज्ञ कुंड की रक्षा में असमर्थ हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा चौहान उत्पन्न किया जो प्रथम तीनों से अधिक ताकतवर था। तो देखो चंद्रवरदायी क्या कहता है कि जब तीनों योद्धा भी रक्षा करने में अग्निकुंड की में असफल रहे, तो वशिष्ठ जो ऋषि वशिष्ठ है इन्होंने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, चौहान उत्पन्न किया, जो प्रथम तीनों से क्या था, अधिक ताकतवर था। इसके अलावा गौरीशंकर, हीरानंद ओझा और CV वैद ने
अश्व व अस्त्र की पूजा तथा यज्ञ व बलि जैसी परंपराओं में समानता के कारण इन्हें वैदिक आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की संतान माना। देखो GH ओझा और CV वैद्य ने ना अश्व व शस्त्र की पूजा के कारण, यज्ञ व बलि जैसी परंपराओं में समानता के कारण राजपूतों को ना वैदिक आर्यों की संतान माना। किसने? GH ओझा और CV वैद्य ने। और वैदिक आर्यों की जो भी क्षत्रिय वर्ण जो है ना उसकी संतान इन्होंने माना। इसके बाद में जेम्स टोड ने चंद्रवरदायी के अग्निकुंड सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। जो कर्नल जेम्स टोड है वो चंद्रवरदायी का जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इसके बाद में जेम्स टोड ने राजपूतों को, कर्नल जो जेम्स टोड है, इन्होंने राजपूतों को शक और सीथियन जाति का वंशज बताते हुए कहा कि इन विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार मतलब अग्निकुंड द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। देखो जेम्स टोड क्या कहते हैं? राजपूतों को शक या सीथियन जाति का ये वंशज मानते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया कि इन विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार मतलब अग्निकुंड के द्वारा इनको पवित्र कर इनको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में इनको ले लिया गया है। इसके बाद टोड का तर्क है, टोड का क्या तर्क है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं। जैसे अश्व पूजा हो गया, अश्वमेघ हो गया, अस्त्र पूजा हो गया, अस्त्र शिक्षा हो गया। तो इन्होंने इनको शक या सीथियन, तो टोड का क्या तर्क है कि राजपूतों के जो रीति रिवाज है शक और सीथियन और हूणों से मिलते हैं। जैसे अश्व पूजा हो गया, अश्वमेघ हो गया, अस्त्र पूजा हो गया, अस्त्र शिक्षा हो गई। इसलिए इन्होंने इनकी जो उत्पत्ति है सीथियन से मानी है। इसके आगे अपन बात करते हैं राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में डॉक्टर जो भंडारकर है ना वो बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। मतलब डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। कैसे हुई है? जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। जिसमें क्या बताया कि जो वासुदेव जो चौहान है उसके उत्तराधिकारी जो है ना सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा ब्रोंच व गुजरा ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति का मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। देखो ब्रोंच और गुर्जरा जो ताम्रपत्र हैं उनके आधार पे कनिंघम ने ना राजपूतों को यूची जाति का मानते हुए इनका जो संबंध है कुषाण जाति से जोड़ा है। किसे जोड़ा है? कुषाण जाति से। अब देखो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित। देखो राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूतों के संबंध में उक्त कथन किसका है? मतलब राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के जो समूह है उस समय उसको राजपूत युग कहा था। तो राजपूतों के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन है B.A. स्मिथ का। किसका है? स्मिथ का कथन है ये। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही जवाब है अग्निकुंड से। राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? कौन सा विद्वान ये मानता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदायी। कवि चंद्रवरदायी मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा राजवंश है जिसने अपना उद्गम जो है ना मिथकीय मतलब झूठ रूप से अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? तो कौन सा राजवंश है वो? तो देखो चौहान, परमार और सोलंकी, इन सब की उत्पत्ति राजपूतों से हुई है। लेकिन चंदेल जो है ना, चंदेल, इनकी
ये इन्होंने अपना जो है ना अग्निकुंड से उत्पत्ति इन्होंने अपनी नहीं मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? कौन सा वंश है जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो वो है सिसोदिया वंश। सिसोदिया जो वंश है ना, इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है। चालुक्य, परमार और चौहान, इन सब की उत्पत्ति जो है ना अग्निकुंड से हुई है। देखो, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, जो खुद आर्य हैं वही बताएंगे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो गौरीशंकर, हीरानंद ओझा और सीवी वैद, ये जो है ना इनको वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर जो है ना ये ब्राह्मण मानते हैं, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड इनकी विदेशियों से मानते हैं, विदेशी जाति सीथियन से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। तो ये इसके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो इसका सही जवाब है वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 978 ईस्वी के ब्रोंज गुर्जरा ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का कुषाण मानने वाले विद्वान कौन है? तो देखो, 978 ईस्वी के ब्रोंज गुर्जरा ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का कुषाण मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब है कनिंगम। कनिंगम जो है ना राजपूतों को यूची जाति का कुषाण मानने वाले विद्वान है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति का वंशज माना है? तो इसका सही जवाब है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ना राजपूतों को शक और सीथियन जाति है ना इसका वंशज माना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का क्या मत है? तो ये इनको सीथियन मानते हैं। क्या मानते हैं? सीथियन। तो ये तो हो गई राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। अब सबसे पहले अपन चौहान राजवंश के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। चौहान राजवंश के बारे में ये अजमेर के चौहान जो है सबसे पहले पढ़ेंगे अपन। तो बिजोलिया शिलालेख में क्या उत्कीर्ण है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो देखो बिजोलिया जो अभिलेख है जो 1169 से लेकर 1170 ईस्वी का है, ये बिजोलिया कस्बे भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर उत्कीर्ण संस्कृत भाषी लेख है। देखो, बिजोलिया जो अभिलेख है जो 1169 से लेकर 1170 ईस्वी का है, जो बिजोलिया कस्बा है ना जो भीलवाड़ा में है, उसके पार्श्वनाथ जो मंदिर है इसकी चट्टान पर उत्कीर्ण एक संस्कृत भाषी लेख है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? अभिलेख की जो स्थापना है, बिजोलिया जो अभिलेख है इसकी स्थापना किसने की? जैन श्रावक लोलक ने सोमेश्वर के शासनकाल में की थी, और इसका प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र था। देखो, बिजोलिया जो अभिलेख है इसकी स्थापना किसने की? जैन श्रावक लोलक ने की और सोमेश्वर के शासनकाल में की थी, और इसका प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र था। देखो, अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्री वत्स गोत्रे भूतय के आधार पर, देखो अभिलेख में उल्लेखित है विप्र श्री वत्स गोत्रे भूतय के आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा। देखो, अभिलेख में क्या लिखा है? विप्र श्री वत्सो गोत्रे भूतय के आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को क्या मान लिया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना। देखो, इस शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख में और क्या लिखा है? इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो प्रवर्तक वासुदेव जो चौहान है, चौहान वंश का आदि पुरुष था। देखो, इसमें लिखा है कि सांबर झील का जो प्रवर्तक वासुदेव जो चौहान है, बिजोलिया जो शिलालेख है इसमें क्या लिखा है कि सांबर झील का जो प्रवर्तक वासुदेव जो चौहान है, चौहान वंश का आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं। यहीं से चौहान वंश की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस अभिलेख में राजस्थान के कई क्षेत्रों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। जो बिजोलिया जो अभिलेख है
इसमें राजस्थान के कई क्षेत्र जो है ना उनकी यहाँ पे जानकारी मिलती है। जैसे जालेर को जबालीपुर कहा है, सांबर को साकंबरी कहा गया है, श्रीमाल भीनमाल को कहा गया है, आई छत्रपुर नागौर को कहा गया है। तो जो बिजोलिया अभिलेख में ना जालोर का नाम क्या है जबालीपुर, सांबर का नाम क्या है साकंबरी, भीनमाल का क्या नाम है श्रीमाल और नागौर का क्या नाम है आई छत्रपुर। तो ये सब बिजोलिया शिलालेख के बारे में जानकारी होगी। अब सबसे पहले चौहान वंश के आदि पुरुष वासुदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। वासुदेव चौहान का जो समय है 551 ईस्वी का माना जाता है। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान का शासनकाल था। वासुदेव चौहान के राज्य का प्रमुख भाग शपादलक्ष, सांबर, साकंबरी, राजधानी आई छत्रपुर नागौर थी। देखो वासुदेव जो चौहान है इसका समय 551 माना जाता है। वासुदेव चौहान के राज्य का प्रमुख जो भाग है शपादलक्ष मतलब सांबर झील थी, सांबर या साकंबरी था। इसकी जो राजधानी थी ना आई छत्रपुर या नागौर थी। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पृथ्वीराज विजय शबद कल्पद्रुम कोश और लाडनू लेख में चौहानों का जो निवास स्थान है वो क्या बताया गया है, जांगल प्रदेश, शपादलक्ष व अहि छत्रपुर का उल्लेख मिलता है। देखो पृथ्वीराज विजय में शबद कल्पद्रुम कोश में और लाडनू लेख जो है उसमें चौहानों का जो निवास स्थान है वो जांगल प्रदेश बताया गया है, शपादलक्ष बताया गया है और अहि छत्रपुर को बताया गया है। इसके बाद में देखो पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य और हमीर रासों में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। तो पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य हमीर रासों में चौहानों को क्या माना गया है, सूर्यवंशी माना गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इस पुस्तक के लेखक है दशरथ शर्मा ने चौहानों का विस्तृत इतिहास लिखा है। देखो अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक जो पुस्तक है इसमें दशरथ शर्मा ने चौहानों का इसमें विस्तृत इतिहास लिखा है। देखो इसके आगे अपन बात करते हैं। रायपाल व सेवाड़ी लेख चौहानों को इंद्र का वंशज मानते हैं। रायपाल का सेवाड़ी जो लेख है वो चौहानों को किसका वंशज मानता है, इंद्र का वंशज मानता है। इसके आगे अपन बात करें तो डॉक्टर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय व अचलेश्वर मंदिर के लेख में चंद्रवंशीय बताया गया है। तो देखो डॉक्टर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताया है, जबकि अचलेश्वर जो मंदिर है उसमें चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है ना। इसके आगे अपन चर्चा करें। कायम खा रासो और चंद्रावती लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। देखो एक तो कायम खा रासो और दूसरा है चंद्रावती लेख में चौहानों को क्या माना गया है, ब्राह्मण वंशीय माना गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे अपन ने देख ली। अब देखो चौहान शासक आरंभिक चौहान शासक कौन कौन से हुए हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरंभिक चौहान शासक। देखो गोपेंद्र राज के पुत्र दुर्लभ राज ने वत्सराज के सहयोगी रहते हुए दोआब मध्य प्रदेश, पाल बंगाल तथा गौड़ देश पर अधिकार किया। देखो गोपेंद्र राज के जो पुत्र थे ना दुर्लभ राज ने वत्सराज के सहयोगी रहते हुए दोआब मध्य देश और पाल बंगाल और गौड़ देश पर क्या किया, अधिकार किया। अब देखो आगे अपन बात करते हैं दुर्लभ राज का जो पुत्र था गुवक प्रथम, प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय का क्या था, सामंत था। देखो दुर्लभ राज का जो पुत्र था गुवक प्रथम, यह प्रतिहार जो शासक था नागवट द्वितीय, इसका क्या था, सामंत था। तो दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय का क्या था, सामंत था। इसे आगे अपन बात करते हैं। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रारंभ में जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। परंतु गुवक प्रथम जो नागवट द्वितीय का सामंत था ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया। देखो बिल्कुल आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो चौहान जो थे ना ये गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। परंतु गुवक प्रथम जो नागवट द्वितीय का क्या था, सामंत था, ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को क्या कराया, मुक्त कराया। अब इसके बाद में आते हैं गुवक। देखो गुवक ने
सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो गुहक था इसने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। गुहक ने कन्नौज के शासक भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। गुहक ने आगे चल के देखो, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, गुहक ने कराया। गुहक ने कन्नौज के जो शासक है ना भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह कर उनके साथ क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद में देखो, गुहक द्वितीय के जो पुत्र हैं चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया और इसकी पत्नी रानी रुद्राणी, जिसको आत्मप्रभा, इसकी पत्नी रानी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी, जो प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट महादेव के समक्ष प्रज्वलित करती थी। देखो, गुहक द्वितीय ने क्या किया, आगे चल के गुहक द्वितीय के जो पुत्र था ना चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। और गुहक द्वितीय का जो पुत्र चंदन राज था, इसकी जो पत्नी जो थी ना रुद्राणी, जिसका दूसरा नाम था आत्मप्रभा, यह योगिक क्रिया में क्या थी, बहुत निपुण थी। और योगिक क्रिया में निपुण होने के कारण ये क्या करती थी, ये प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक जो है ना अपने इष्ट महादेव के समक्ष क्या करती थी, प्रज्वलित करती थी। इसके बाद में देखो, चंदन राज का जो उत्तराधिकारी है वो वाकपति चौहानों का शक्तिशाली शासक बना। चंदन राज का उत्तराधिकारी था वाकपति, जो चौहानों का शक्तिशाली शासक बना, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया। तो देखो, चंदन राज के बाद में शासक कौन था, देखो गुहक सेकंड के बाद में शासक बनता है चंदन राज के बाद में शासक बनता है वाकपति। तो वाकपति, चंदन राज का उत्तराधिकारी वाकपति चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया। आगे अपन देखते हैं, वाकपति के उत्तराधिकारी सिंहराज ने तोमरों में प्रतिहारों को परास्त किया। वाकपति का जो उत्तराधिकारी था सिंहराज, इसने तोमरों को और प्रतिहारों को क्या किया, परास्त किया। इसके आगे अपन देखते हैं, हर्षनाथ लेख में वाकपति राज को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया। हर्षनाथ जो लेख है इसमें वाकपति राज को ना महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया है। तो ये सारी बातें हो गई। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी चौहानों का शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख सीकर में विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो देखो, विग्रहराज द्वितीय था, ये चौहानों का एक शक्तिशाली शासक था। 973 के हर्षनाथ जो लेख है सीकर में मिला है, उसमें विग्रहराज द्वितीय की विजयों का क्या है, उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद में विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। और विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंदराज तृतीय शासक बने। तो देखो, विग्रहराज द्वितीय जो था ना, इसने गुजरात के जो चालुक्य जो शासक है मूलराज को क्या किया, पराजित किया। और विग्रहराज द्वितीय के बाद में शासक कौन बनते हैं, दुर्लभराज और गोविंदराज शासक बनते हैं। तो शासकों का क्रम भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शासकों का क्रम आता है और जैसे जैसे सारे शासक चलते हैं उस हिसाब से आपको उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपने नोट्स बनाते चलने हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी भट्ट या शत्रु संहारक दी गई है। तो देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वीराज जो विजय नामक जो ग्रंथ है, इसमें गोविंद तृतीय की जो उपाधि है वो क्या है, वैरी भट्ट की है या शत्रु संहारक की उपाधि इन्होंने धारण की। फरिश्ता के अनुसार देखो, एक और लेखक हुए फरिश्ता, गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ के आगे बढ़ने से रोका। देखो, फरिश्ता ने क्या बताया कि जो गोविंद तृतीय था ना, इसने गजनी के जो शासक थे उसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से इसने रोका था। इसके बाद में देखो, गोविंद तृतीय के बाद में ना आगे दुर्लभराज द्वितीय ने नाडोल के महेंद्र चौहान को परास्त किया और सकराई लेख में इसे महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की। देखो, दुर्लभराज द्वितीय जो ना, इसने नाडोल के महेंद्र जो चौहान है उसको परास्त किया और सकराई जो लेख है ना, इसमें महाराजाधिराज की इसने उपाधि प्रदान की गई है। तो इसके बाद में देखो, चौहान दुर्लभराज द्वितीय के समय
चौहान दुर्लभराज द्वितीय के समय 1077 ईस्वी में गजनी के जो सुल्तान ने आक्रमण किया, जिसका दुर्लभराज ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु वह स्वयं इस युद्ध में मारा गया। तो देखो, दुर्लभराज द्वितीय के समय 1077 ईस्वी में गजनी का जो सुल्तान था उसने आक्रमण किया, जिसका दुर्लभराज द्वितीय ने क्या किया, सफल प्रतिरोध किया, किंतु वह स्वयं इस युद्ध में मारा जाता है। दुर्लभराज द्वितीय के बाद में ना वाकपति जो सेकंड है, दुर्लभराज द्वितीय के बाद में वाकपति सेकंड मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद से पराजित किया गया। देखो, दुर्लभराज सेकंड के बाद मेवाड़ शासक वाकपति सेकंड ने, दुर्लभराज सेकंड के बाद में शासक कौन बनता है, वाकपति सेकंड बढ़ता है। इसने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को क्या किया, पराजित किया। देखो, वाकपति द्वितीय के बाद में कौन कौन शासक बनते हैं। वाकपति द्वितीय के बाद क्रमशः वीर्यराम, चामुंडाराज, सिंहट और दुर्लभराज तृतीय सांबर के शासक बने। देखो, वाकपति द्वितीय के बाद में वीर्यराम, चामुंडाराज, सिंहट और दुर्लभराज ये सांबर के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। इसके बाद में बात करें तो दुर्लभराज तृतीय का उत्तराधिकारी उसका भाई विग्रहराज तृतीय था। दुर्लभराज जो तृतीय था ना, इसका उत्तराधिकारी कौन था, विग्रहराज तृतीय था, जिसे विशल भी कहा जाता था। देखो, दुर्लभराज तृतीय का उत्तराधिकारी उसका भाई विग्रहराज तृतीय था, जिसे क्या कहा जाता था, विशल। आगे अपन बात करें तो विग्रहराज तृतीय के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम 1105 ईस्वी में सांबर का शासक बना। देखो, विग्रहराज तृतीय के बाद में पृथ्वीराज फर्स्ट जो है ना 1105 ईस्वी में सांबर का क्या बनता है, शासक बनता है। देखो, इसके आगे अपन बात करें तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतार दिया। देखो, पृथ्वीराज विजय में क्या जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 जो चालुक्य हैं उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद में तथा इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। तो देखो, पृथ्वीराज जो फर्स्ट था ना, इसने गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर में जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं इनके लिए निःशुल्क भोजन की क्या की, इसने व्यवस्था की। इसके बाद में बात करें तो अजयराज का जो शासनकाल था ये 1105 से 1133 रहा। के काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। अजयराज जो था ना, जिसका शासनकाल था 1105 से 1133, अजयराज के जो काल है ना 1105 से 1133 को उसको चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। इसके बाद में अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर उसके सेनापति सुलहण को बंदी बनाया। देखो, इसके बाद में अजयराज ने क्या किया, उज्जैन पर आक्रमण किया और मालवा के जो परमार शासक हैं नरवर्मन को परास्त कर उसके सेनापति जो सुलहण है उसको क्या बना लिया, बंदी बना लिया। इसी अवसर पर उसने 3 राजाओं चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध किया। इसी अवसर पर उसने क्या किया, 3 राजाओं चाचिक, सिंधुल और यशोराज का वध किया। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आगे बात करें अपन तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनी के मातंग मतलब सालार हुसैन को परास्त कर गर्जन मातंग की उपाधि धारण की। तो पृथ्वीराज विजय क्या कहती है कि अजयराज ने क्या किया, गजनी के जो मातंग हैं सालार हुसैन को पराजित कर गर्जन मातंग की क्या की, उपाधि धारण की। इसके बाद में बात करें तो 1113 में, देखो इसके बाद में बात करें तो 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेरू नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। देखो 1113 में क्या होता है, अजयराज ने अजमेरू जो नगर है उसको बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। अजयराज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जो क्या कहलाए, अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। इसके बाद में बात करें अजयराज के कुछ मुद्राओं मतलब सिक्कों पर उनकी रानी सोमलवती या सोमल लेखा के नाम का उल्लेख मिलता है। तो अजयराज के कुछ मुद्राओं पर
रानी सोमलवती या सोमल लेखा के नाम का भी इसमें उल्लेख मिलता है। देखो नेक्स्ट बात करें, अजयराज स्वयं शैव मतावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक था। अजयराज जो था ये स्वयं शैव मतावलंबी होने के साथ साथ कैसा शासक था, धर्म सहिष्णु शासक था। देखो इसने नए नगर अजमेर में जैन मंदिर बनाने की अनुज्ञा दी तथा पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। तो देखो जैसे ही अजयराज ने अजमेरू नगर की स्थापना की तो इसने नए नगर अजमेर में नए जैन मंदिर की अनुज्ञा की, मतलब आज्ञा प्रदान की, और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए इसने स्वर्ण कलश भी इसने प्रदान किया। इसके बाद में आगे बात करें तो अजयराज ने जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय की शास्त्रार्थ अध्यक्षता कर अजयराज ने इसके शास्त्रों का जानकार होने का प्रमाण दिया। तो देखो अजयराज ने क्या किया, जैन धर्म के जो दिगंबर और श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनके बीच का जो शास्त्रार्थ है उसकी अध्यक्षता की, और अजयराज ने इसके शास्त्रों का जो जानकार होने का यहाँ पे क्या देता है, प्रमाण देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अजयराज ने राज्य का शासन अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर शेष जीवन पुष्कर में व्यतीत किया। तो देखो अजयराज ने आगे चलकर क्या किया, राज्य का जो शासन है अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया और शेष जो जीवन है पुष्करायण मतलब पुष्कर में क्या किया, व्यतीत किया। देखो इसके अलावा देखो अजयराज ने अजमेर में दुर्ग बनाया जो गढ़बीठरी अथवा तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। देखो अजयराज ने अजमेरू नगर की स्थापना के साथ साथ अजमेर में दुर्ग बनाया जिसको अपन गढ़बीठली या तारागढ़ दुर्ग भी क्या कहते हैं, कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे अर्णोराज की। अजयराज के बाद में शासक कौन बनता है, अर्णोराज। देखो अर्णोराज का जो शासनकाल था 1133 से 1155 तक रहा। इसके बाद में देखो अर्णोराज के बारे में और सारी चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ते हैं। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक नरवर्मन को परास्त किया, परंतु गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से क्या हो गए, परास्त हो गए। अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के जो शासक हैं नरवर्मन से को परास्त किया, लेकिन परंतु गुजरात के जो शासक है कुमारपाल चालुक्य से क्या हो गए, परास्त हो गए। इसके बाद में अपन बात करें तो 1135 ईस्वी में गजनी सुल्तान बहराम शाह के पंजाब प्रांत के सूबेदार सैलहर हसन ने नागौर पर आक्रमण किया जिसमें अर्णोराज ने इसे परास्त किया। देखो 1135 में क्या होता है, गजनी के जो सुल्तान थे ना बहराम शाह ने पंजाब प्रांत के सूबेदार सैलहर हसन ने गजनी के सुल्तान बहराम शाह के पंजाब प्रांत के सूबेदार सैलहर हसन ने नागौर पर क्या किया, आक्रमण किया, जिसमें अर्णोराज ने इसे क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह कर चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए। तो देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो अर्णोराज ने गुजरात का जो चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज, इनकी जो पुत्री थी कांचन देवी से विवाह किया और चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध इन्होंने बनाए। इसके बाद में बात करें तो 1142 ईस्वी में कुमारपाल के शासक बनने पर चहमान और चालुक्य संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। 1142 में गुजरात में कुमारपाल के शासक बनते ही चौहानों का और चालुक्यों का संघर्ष जो है वो पुनः प्रारंभ हो गया। देखिए इससे आगे अपन बात करते हैं कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य हुए युद्ध का जो वर्णन है हेमचंद्र कृत ग्रंथ, दिव्याश्रय महाकाव्य और मेरुतंकृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त होता है। तो कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य जो युद्ध का जो वर्णन है, एक तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्याश्रय महाकाव्य और मेरुतंग का जो ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करें अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। तो बहुत ही शानदार बात है, अर्णोराज ने अजमेर में एक तो आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। इसके बाद में आगे अपन बात करें अर्णोराज शैव धर्मावलंबी होने के साथ साथ धर्म
सहिष्णु शासक था। उसने अजमेर में खतरगच मतलब जैन धर्म का एक पंथ के अनुयायियों को भूमिदान किया। देखो अणुराज जो था ये शैव धर्मावलंबी था। कैसा धर्मावलंबी था? शैव धर्मावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक था। कैसा शासक था? धर्म सहिष्णु शासक था। इसने अजमेर में खतरगच जो है ना, ये जैन धर्म का ही एक पंथ है, उसके जो अनुयायी है उसको क्या किया? भूमिदान किया। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन देखो देवबोध और धर्मघोष। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देवबोध और धर्मघोष जो है ना, अर्णोराज के समय प्रकांड विद्वान थे। देखो देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज के समय प्रकांड विद्वान थे। तो देवबोध और धर्मघोष जो है ना, अर्णोराज के समय प्रकांड विद्वान थे। अर्णोराज की हत्या जो है ना, अर्णोराज की जो हत्या है उसके बड़े बेटे जगदेव ने की थी। अर्णोराज की हत्या किसने की? उसके बड़े बेटे जगदेव ने की। देखो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं पितृहंता जगदेव के अल्पकालीन शासन के पश्चात विग्रहराज चतुर्थ 1158 ईस्वी में शासक बना। तो देखो अर्णोराज के बाद में शासक कौन बनेगा? सीधी सी बात है, हालांकि इसकी अर्णोराज की हत्या की इसके बेटे जगदेव ने, तो ये जगदेव शासक बनेगा। और पितृहंता शासक जगदेव जो है ना, ये अल्पकाल के लिए शासन इसके हाथों में जाता है। और जगदेव के बाद में है ना विग्रहराज चतुर्थ जो है ना 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक बन गया। विग्रहराज चतुर्थ की, तो विग्रहराज चतुर्थ जो है ना 1158 से लेकर 1163 ईस्वी के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है ना, इसको दशरथ शर्मा ने चौहानों का क्या कहा है? स्वर्णकाल माना है। देखो पूरा दोबारा से देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, इसका जो काल था 1158 से लेकर 1163, तो मात्र ये एक हिसाब से 5 साल का ही काल था ये। देखो ये कितने समय शासक रहा? ये 5 साल रहा। तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को दशरथ जो शर्मा है, इन्होंने चौहानों का स्वर्णकाल इसको माना है। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपन बहुत डिटेल से देखते हैं। देखो विग्रहनाथ तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर क्या किया? अधिकार किया। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर क्या किया गया? इसने अधिकार किया। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। जो विग्रहराज चतुर्थ जो था ना, ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसके बाद में बात करें तो विग्रहराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक विजय चंद्र को युद्ध में परास्त किया। विग्रहराज ने कन्नौज के जो गढ़वाल शासक है ना, विजय चंद्र को भी क्या किया? परास्त किया। इसके अलावा विग्रहराज ने देखो और क्या किया? पंजाब में हिसार और अन्य प्रदेश को मुसलमानों से जीतकर अपने अधिकार में लिया। तो देखो विग्रहराज ने क्या किया? पंजाब में से हिसार और अन्य प्रदेशों को मुसलमानों से जीतकर उसको अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो विग्रहराज ने चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, जालोर व नागौर छीनकर उन पर चौहानों का अधिकार स्थापित किया। तो विग्रहराज ने क्या किया? चालुक्य जो शासक है कुमारपाल से पाली, जालोर और नागौर छीनकर उन पर चौहानों का क्या किया? अधिकार स्थापित किया। तो चालुक्य शासक जो कुमारपाल है उसका कहाँ अधिकार था? पाली में था, जालोर में था, नागौर में। उसने उनसे छीनकर चौहानों का क्या किया? यहाँ पे अधिकार स्थापित किया। देखो इसके आगे अपन देखते हैं। विग्रहराज ने अपने राज्य की जो सीमा है शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तारित की। तो विग्रहराज के समय अजमेर की जो सीमाएं थी शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर तक उत्तर प्रदेश तक विस्तारित थी। देखो विग्रहराज ने मलेच्छों का दमन कर आर्यव्रत को आर्य भूमि में रूपांतरित किया। तो विग्रहराज ने मलेच्छों का क्या किया? दमन किया। और आर्यव्रत का मतलब होता है भारत को आर्य भूमि में क्या किया? रूपांतरित किया। इसके बाद में सोमदेव की जो रचना है ललित विग्रह नामक नाटक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक हमीर खुसरो शाह मतलब हमीर को परास्त किया और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। तो देखो एक चीज़ देखते हैं दोबारा से। सोमदेव का नाटक है ललित विग्रह नाम से।
ललित विग्रह राज नाम से ना। इसमें विग्रह राज चतुर्थ ने गजनी का जो शासक है हमीर खुसरो शाह को इसमें परास्त किया है। साथ ही इंद्रपुर की जो राजकुमारी है देसल देवी के साथ इनके प्रेम प्रसंग का इसमें उल्लेख मिलता है। राज और खुसरो शाह के मध्य जयपुर में खेतड़ी के निकट संघर्ष हुआ, जिसमें पंजाब के कुछ भूभाग को विग्रह राज ने क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किए। तो देखो, विग्रह राज और खुसरो शाह के मध्य जयपुर में खेतड़ी के निकट एक संघर्ष होता है, जिसमें पंजाब के कुछ भूभाग को विग्रह राज ने कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति के रूप में उसने प्राप्त किया। जो आपने नुकसान कर दिया उसका मेरे को कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसके बाद में अगर आगे बात करें सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी विग्रह राज चतुर्थ की, तो विग्रह राज ने बिसलपुर बसाकर वहाँ पर बिसलपुर झील बनाई, जिसको आज बिसलपुर बांध बोलते हैं ना। तो इसका निर्माण विग्रह राज ने किया था ना। तो देखो, सांस्कृतिक उपलब्धियों को ध्यान से देखते हैं। तो विग्रह राज ने सबसे पहले क्या किया, बिसलपुर बसाकर वहाँ पे बिसलपुर झील बनाई। विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की। तो देखो, विग्रह राज ने तो हरिकेली नाटक की और उसका जो दरबारी जो विद्वान है उसने ललित विग्रह राज नाटक की क्या रचना की। इसके अलावा देखो, जयानक ने, देखो आगे अपन देखते हैं, जयानक ने विग्रह राज चतुर्थ को किसकी उपाधि, कवि बांधव या कटिबंधु की इसकी उपाधि दी। देखो, जयानक ने विग्रह राज जो चतुर्थ है इसको कवि बांधव की या कटिबंधु की क्या दी, उपाधि दी। इसके आगे अपन बात करें तो देखो, विग्रह राज जो था ना शैव मतावलंबी होने के साथ सहिष्णु शासक था। उसने जैन मंदिरों का निर्माण कराया तथा धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। देखो, विग्रह राज जो चतुर्थ था ना ये शैव मतावलंबी होने के साथ क्या था, सहिष्णु शासक था। इसने जैन मंदिरों का इसने निर्माण कराया और धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। देखो, इसके बाद में बात करें तो सोमदेव ने विग्रह राज को वीरों में ही नहीं अपितु विद्वानों में भी अग्रणी माना है। देखो, सोमदेव जो थे इन्होंने विग्रह राज को वीरों में ही नहीं अपितु विद्वानों में भी इसको अग्रणी माना है। इसके आगे अपन बात करें तो विग्रह राज चतुर्थ का लेख, विग्रह राज चतुर्थ का जो लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक लेख, जिसको फिरोज शाह की लाट भी कहते हैं, पर उत्कीर्ण है, जो 9 अप्रैल 1163 को उत्कीर्ण करवाया। तो देखो, विग्रह राज चतुर्थ का जो लेख है अशोक का जो दिल्ली शिवालिक अभिलेख है, जिसको फिरोज शाह की लाट भी कहते हैं, उस पर उत्कीर्ण है, जो कब उत्कीर्ण कराया, 9 अप्रैल 1163 में उत्कीर्ण कराया। देखो, इसके आगे अपन बात करें तो विग्रह राज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर, देखो विग्रह राज ने क्या किया, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। तो विग्रह राज ने क्या किया, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली जो नाटक है इसकी पंक्तियाँ इसने खुदवाई, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसे तुड़वाकर जो संस्कृत जो पाठशाला इसको तुड़वाकर यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। इसके आगे अपन बात करें तो विग्रह राज चतुर्थ निर्मित संस्कृत पाठशाला, जिसको आज हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, कर्नल जेम्स टर्ड ने हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा। तो देखो, विग्रह राज चतुर्थ ने जो संस्कृत पाठशाला बनाई जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, उसको कर्नल जेम्स टर्ड ने हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा। कर्नल जेम्स टर्ड ने 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसको जिसको विग्रह राज चतुर्थ ने बनाया था उसको हिंदू शिल्प कला का पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो किलहोर ने विग्रह राज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किलहोर ने क्या कहा विग्रह राज चतुर्थ के बारे में कि विग्रह राज चतुर्थ है ना उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति दोनों से क्या कर सकता था, मुकाबला कर सकता था या होड़ कर सकता था। किसने कहा, ये किलहोर ने कहा।
इसके बाद में अपन बात करें विग्रहराज चतुर्थ और कन्नौज के गढ़वाल शासक विजय चंद्र के मध्य दिल्ली को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें विग्रहराज क्या होता है, विजयी हुआ। देखो, विग्रहराज चतुर्थ और कन्नौज के जो गढ़वाल शासक है विजय चंद्र के मध्य दिल्ली को लेकर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें विजयराज क्या होता है, विजयी होता है, विग्रहराज क्या होता है, विजयी होता है। बिल्कुल आसान भाषा में अपन इसको समझ सकते हैं। विग्रहराज चतुर्थ और कन्नौज के गढ़वाल जो शासक है विजय चंद्र के मध्य दिल्ली को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें विग्रहराज क्या होता है, विजयी होता है। इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बाद में देखो, इसको आपको ध्यान रखना है कि किसके बाद में कौन शासक बनता है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगेय शासक बना और इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन संभाला। देखो, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासन कौन बना, अपर गांगेय, और अपर गांगेय के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज सेकंड जो है अजमेर का शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगेय के बाद में पृथ्वीराज जो द्वितीय है ये अजमेर का शासक बनता है। तो देखो, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो, पृथ्वीराज जो द्वितीय है, पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने मामा गुहिल वंशी किल्हण को हांसी दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया। देखो, पृथ्वीराज जो द्वितीय है इसने अपने जो मामा है गुहिल वंशी किल्हण को हांसी दुर्ग का क्या किया, उत्तराधिकारी इसने नियुक्त किया। देखो, पृथ्वीराज ने सतलज के तट पर स्थित पंचपट्टन राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक को बंदी बना लिया। देखो, पृथ्वीराज ने क्या किया, सतलज के तट पर पंचपट्टन जो राज्य है उस पर आक्रमण कर वहाँ के जो शासक है उसको क्या बना लिया, बंदी बना लिया। इसके बाद में आगे बात करें तो देखो, पृथ्वीराज द्वितीय ने लाहौर के यामिनी वंशी तुर्क शासक खुसरो मलिक ताजुद्दौला को भी क्या किया, परास्त किया। तो पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया, लाहौर के यामिनी वंशी तुर्क शासक जो है ना खुसरो मलिक ताजुद्दौला को भी क्या किया, परास्त किया। इसके बाद में देखो, पृथ्वीराज द्वितीय ने बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को मोरझरी गांव अनुदान में दिया। तो देखो, पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया, बिजोलिया के जो पार्श्वनाथ जो मंदिर है उसको, पार्श्वनाथ मंदिर को मोरझरी जो गांव है वो क्या किया, अनुदान में दिया। इसके बाद में अगर बात करें पृथ्वीराज द्वितीय की, पृथ्वीराज जो सेकंड है इसकी निसंतान मृत्यु के बाद सोमेश्वर जो ना अर्णोराज का पुत्र चौहान शासक बना। देखो, पृथ्वीराज जो द्वितीय है इसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में सोमेश्वर जो था अर्णोराज का पुत्र वो चौहान शासक बनता है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं अपन सोमेश्वर के बारे में थोड़ा सा ना, नेक्स्ट जो शासक बनता है सोमेश्वर। तो देखो, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में शासक कौन बनता है, सोमेश्वर। तो देखो, सोमेश्वर के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, सोमेश्वर ने अपने मंत्री कदम्बवास या कैम्बवास की सहायता से शासन संचालित किया। सोमेश्वर ने अपने जो मंत्री ना कदम्बवास या कैम्बवास की सहायता से शासन को क्या किया, संचालित किया। इसके बाद में देखो, सोमेश्वर ने त्रिपुरी के केलचुरी या चेदी वंशी राजा अचल की पुत्री या त्रिपुरी के केलचुरी वंश की राजकुमारी कपूर देवी से क्या किया, विवाह किया। देखो, सोमेश्वर ने त्रिपुरी के केलचुरी जो वंश है उसकी जो राजकुमारी है कर्पूरी देवी, जो चेदी वंशी राजा अचल की क्या थी, पुत्री थी, से क्या किया, विवाह किया। इससे पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज नामक दो पुत्रों का जन्म हुआ। सोमेश्वर और कर्पूरी देवी से ना पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक जो दो पुत्र है ना, इनका क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद में बात करें तो सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज तथा स्वयं की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्ति कला को जन्म दिया। देखो, सोमेश्वर ने क्या किया, अपने जो पिता अर्णोराज हैं और खुद की मूर्ति बनाकर जो ना नवीन मूर्ति कला को क्या किया, जन्म दिया। देखो, इसके बाद में अपन बात करें तो बिजोलिया अभिलेख जो 1169-70 ईस्वी का उत्कीर्ण है। देखो, बिजोलिया अभिलेख का उत्कीर्ण सोमेश्वर चौहान के समय हुआ। इस लेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। तो देखो, बिजोलिया जो अभिलेख है 1169-70 के आसपास को इसको उत्कीर्ण कराया
और ये इसी समय सोमेश्वर जो चौहान था उसी का शासनकाल था। और इस बिजोलिया शिलालेख में अभिलेख में सोमेश्वर को है ना प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो सोमेश्वर ने कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया। सोमेश्वर ने क्या किया, कोंकण के जो मल्लिकार्जुन है इसको क्या किया, परास्त किया। देखो अंत में चालुक्य शासक भीम द्वितीय के आक्रमण, देखो अंत में क्या हुआ, चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने आक्रमण कर सोमेश्वर की क्या कर दी, हत्या कर दी। अंत में क्या होता है, भीम द्वितीय ने, चालुक्य शासक था भीम द्वितीय, इन्होंने आक्रमण किया और सोमेश्वर की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब इसके बाद में अंतिम प्रतापी जो शासक चौहान शासक था वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। देखो पृथ्वीराज चौहान थर्ड 1177 से लेकर 1192, 77 से 92 सॉरी 1177 से 92। देखो पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर 1192, 11 वर्ष की अल्प आयु में अजमेर का क्या बना, शासक बना। देखो पृथ्वीराज जो तृतीय है, जो पृथ्वीराज चौहान है 1177 से लेकर 1192 तक 11 वर्ष की अल्प आयु में क्या बनता है, अजमेर का शासक बनता है। अब देखो इनके बारे में और डिटेल से अपन पढ़ते हैं। देखो माता कर्पूरी देवी अपने अल्पवयस्क पुत्र के राज्य की संरक्षिका बनी। देखो माता जो कर्पूरी देवी थी ये अपने जो अल्पवयस्क जो पुत्र हैं, पुत्र के राज्य की क्या बनी, संरक्षिका बनी। देखो कर्पूरी देवी ने क्या किया, राज्य के मुख्यमंत्री कदमवास या कैम्बवास या कैलाश की सहायता से शासन का क्या किया, संचालन किया। तो कर्पूरी देवी ने क्या किया, राज्य का जो मुख्यमंत्री था ना कदमवास या कैम्बवास या कैमास कैलाश कह सकते हैं, इसकी सहायता से क्या किया, शासन का संचालन किया। देखो कैम्बवास दाहिमा राजपूत था। कैम्बवास जो था ये दाहिमा राजपूत था, जिसने पद्मप्रभ और जिनपति सूरी के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी की थी। देखो कैम्बवास दाहिमा जो था ये राजपूत था, जिसने पद्मप्रभ और जिनपति जो सूरी है उसके शास्त्रार्थ की क्या की थी, अध्यक्षता भी की थी। देखो कर्पूरी देवी ने, कर्पूरी जो देवी है इसने भुवनमल या भुव कमल को क्या बनाया, सेनाध्यक्ष बनाया। पृथ्वीराज ने एक वर्ष बाद 1178 ईस्वी में कर्पूरी देवी के संरक्षण से मुक्त होकर राजकार्य अपने हाथों में ले लिया। देखो पृथ्वीराज ने क्या किया, एक वर्ष बाद 1178 ईस्वी में कर्पूरी देवी के संरक्षण से मुक्त होकर राजकार्य जो है ना अपने हाथों में ले लिया। प्रताप सिंह पृथ्वीराज का विश्वस्त अधिकारी था। प्रताप सिंह जो था ये पृथ्वीराज का क्या था, विश्वस्त अधिकारी था। पृथ्वीराज की आरंभिक विजय, तो देखो पृथ्वीराज की जो आरंभिक विजय किस प्रकार से होती है उसकी यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखो पृथ्वीराज की अल्पवयस्क आयु का लाभ उठाने के उद्देश्य से उसके पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ के छोटे पुत्र नागार्जुन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया, जिसे पृथ्वीराज ने कदमवास और कैम्बवास के नेतृत्व में महती सेना ने दबाया। तो देखो सीधी सी बात है कि पृथ्वीराज की अल्पवयस्क जो आयु है इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से उसके जो पूर्वज थे विग्रहराज चतुर्थ के छोटा जो पुत्र था नागार्जुन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके गुड़गांव पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसे पृथ्वीराज ने कदमवास या कैम्बवास के नेतृत्व में महती सेना से इसको दबाया। आगे अपन चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में सतलज प्रांत, मतलब हिसार और गुड़गांव का जो प्रांत है इसको सतलज प्रांत कहते हैं। पृथ्वीराज ने 1182 में सतलज प्रांत के भंडानकों का दमन किया। समसामयिक लेखक जिनपत सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडानकों का दबाने का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल आसान बात है। पृथ्वीराज ने 1182 में क्या किया, सतलज जो प्रांत है जो वर्तमान में हिसार गुड़गांव है इसमें क्या किया, इसके भंडानकों को इसने क्या किया, दमन किया। और उस समय का जो लेखक था जिनपति सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडानकों को दबाने का उल्लेख किया गया। इसके बाद में अगर बात करें आगे तो पृथ्वीराज और महोबा के परमर्दी देव चंदेल या चंदेल राज के मध्य तुमुल का युद्ध और या महोबा का युद्ध हुआ। देखो पृथ्वीराज और महोबा के जो परमर्दी देव चंदेल थे
इनके मध्य कौन सा युद्ध होता है? तुमुल का युद्ध होता है या महोबा का युद्ध होता है। देखो इसमें आगे अपन बात करें तो 1182 ईस्वी के इस युद्ध में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को क्या किया? पराजित किया। 1182 के इस युद्ध में पृथ्वीराज ने क्या किया? महोबा के जो चंदेल शासक हैं परमर्दी देव को क्या किया? पराजित किया। उसके आगे बात करें तो इस तुमुल के युद्ध में महोबा राज्य के 2 वीर सेना नायक आला और उदल लड़ते हुए मारे गए। तो देखो तुमुल के युद्ध में जो क्या होता है ना, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महोबा के जो शासक था परमर्दी देव चंदेल के बीच में होता है। इसमें महोबा के राज्य के 2 वीर सेना नायक थे आला और उदल क्या होते हैं? लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज ने सामंत पुंजुन राय को महोबा का क्या किया? उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो देखो महोबा विजय हो गई। इसके बाद में पृथ्वीराज ने क्या किया? सामंत जो था ना पुंजुन राय, उसको महोबा का क्या किया? उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस राज्य में बुंदेलखंड, जैजाग भुक्ति और महोबा राजधानी क्षेत्र सम्मिलित थे। देखो जो महोबा की अपन बात करें तो इसमें देखो महोबा की अगर बात करें तो महोबा राज्य जो था ना, इसमें बुंदेलखंड, जैजाग भुक्ति और महोबा राजधानी क्षेत्र सम्मिलित थे। इसमें एक तो बुंदेलखंड, जैजाग भुक्ति और महोबा जो राजधानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे महोबा के अंदर, है ना। इसके आगे बात करें कि पृथ्वीराज का गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने 1184 में संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके मध्य संघर्ष का जो कारण था आबू के परमार नरेश की पुत्री इच्छिनी से पृथ्वीराज चौहान का विवाह करना था। तो देखो पृथ्वीराज और गुजरात के जो चालुक्य शासक थे भीमदेव सेकंड के बीच में 1184 में क्या होता है? युद्ध होता है, संघर्ष हुआ। और पृथ्वीराज रासो जो जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं, इन्होंने संघर्ष का जो कारण है वो जो आबू के जो परमार नरेश हैं उनकी पुत्री इच्छनी से पृथ्वीराज चौहान का विवाह करना इसमें बताया गया है। इसके बाद में आगे बात करें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संघर्ष का वास्तविक कारण दोनों राज्यों की सीमा का मिलना और दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया? संघर्ष का जो वास्तविक कारण क्या था कि दोनों राज्यों की सीमा का मिलना और दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा थी। देखो प्रारंभिक झड़पों के दौरान दोनों के मध्य मध्यस्थता जगदेव प्रतिहार ने की। तो देखो प्रारंभिक झड़पों के दौरान दोनों के जो मध्यस्थता जो थी वो किसने की? जगदेव प्रतिहार ने की। आगे अपन बात करते हैं। पृथ्वीराज ने कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे जयचंद को भी क्या किया? परास्त किया। तो पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज का जो गढ़वाल शासक था जयचंद को भी क्या किया? परास्त किया। इसके बाद में बात करें तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने स्वयंवर के समय जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया था। पृथ्वीराज रासो क्या कहती है कि पृथ्वीराज ने स्वयंवर के समय जयचंद की जो पुत्री ने संयोगिता उसका अपहरण कर उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की। तो देखो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की अगर यहाँ पे बात करें तो गजनी राज्य पर तुर्क शासक गियासुद्दीन गोरी का अधिकार था। जो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करें, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की अपन बात करेंगे तो गजनी जो राज्य था इस पे तुर्क शासक गियासुद्दीन गोरी का अधिकार था तथा इसने अपने भाई शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया। देखो गजनी जो राज्य था इस पे तुर्क शासक गियासुद्दीन गोरी का अधिकार था। इसने अपने जो भाई था ना शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का क्या किया? गवर्नर नियुक्त किया। इसके बाद में अपन बात करें तो 1177 से लेकर 1178 से लेकर 1178 से लेकर देखो 1178 से लेकर 1190 ईस्वी के मध्य चौहानों और तुर्कों के मध्य कई मुठभेड़ों का उल्लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनमें पृथ्वीराज रासो 21 बार, हमीर महाकाव्य 7 बार,
प्रबंध कोश 20 बार, सुरजन चरित्र 21 बार, पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार और प्रबंध चिंतामणि 23 बार है। देखो 1178 से लेकर 1190 के बीच में चौहानों और तुर्कों के मध्य कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ का उल्लेख जो ना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। अब इसमें पृथ्वीराज रासो तो कहते हैं कि 21 बार मुठभेड़ हुई थी, अमीर महाकाव्य कहता है कि 7 बार, प्रबंध कोश कहता है कि 20 बार, सुरजन चरित्र कहता है 21 बार, पृथ्वीराज प्रबंध कहता है 8 बार, प्रबंध चिंतामणि कहता है 23 बार। तो इसको है ना 20 या 21 बार के समथिंग अपन राउंड फिगर में मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात अभियान पर जाते हुए नागौर को लूटा और पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भिजवाया। पृथ्वीराज द्वारा इनकार करने पर आगे बढ़ते हुए गोरी का नाडोल के चौहान सामंत कीर्तिपाल ने कायंदा सिरोही में प्रतिरोध किया। 1178 ईस्वी में क्या होता है? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात अभियान पर जाते हुए नागौर को लूटा और पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार करने का क्या किया? संदेश भिजवाया। पृथ्वीराज द्वारा इनकार करने पर आगे बढ़ते हुए गोरी का नाडोल के जो चौहान सामंत हैं कीर्तिपाल ने कायंदा सिरोही में क्या किया? प्रतिरोध किया। देखो इसके बाद में अपन डायरेक्ट बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। देखो तराइन का प्रथम युद्ध। तो देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध है इसमें क्या खेल होता है इसकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इतिहास में मान्यता केवल तराइन के मैदान में हुए 2 युद्धों को ही है। देखो इतिहास में जो मान्यता है वो तराइन में हुए केवल 2 युद्धों की मान्यता है ना। सबसे पहले बात करते हैं 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद या सरहिंद किले को विजित कर काजी जियाउद्दीन को सौंपा और स्वयं करनाल जिले के तराइन मैदान में पहुंच गया, जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। देखो बिल्कुल आसान भाषा में, तो 1191 में क्या होता है? मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद या सरहिंद किले को ना जीता और काजी जियाउद्दीन को इसको सौंप दिया और स्वयं करनाल जिले के तराइन के मैदान में पहुंच गया। उसके बाद में क्या होता है? तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या होती है? पराजय होती है। इस युद्ध में दिल्ली का गोविंदराज गंभीर घायल हो गया। तो देखो ये तराइन का जो युद्ध होता है इसमें दिल्ली का जो गोविंदराज जो था ना, ये गंभीर रूप से क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। इसके बाद में आगे बात करें तो पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध के बाद तबर हिंद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज ने क्या किया? तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में ना तबर हिंद जो है ना इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब इसके बाद में बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। इसके बाद में बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध की। तराइन के जो द्वितीय युद्ध है ये 1191-92 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और सिरसा के निकट उसे तुर्क सेना ने पकड़ लिया। तराइन के जो द्वितीय युद्ध होता है इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और सिरसा के निकट उसे तुर्क सेना ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। देखो इसके बाद में आगे अगर बात करें तो देखो पृथ्वीराज अपने 2 सेना नायकों स्कंद और उदयराज को भी इस युद्ध में साथ नहीं ले गया। पृथ्वीराज जो थे ना, उसने तराइन का जो प्रथम युद्ध था ना इसमें 2 सेनानायक स्कंद और उदयराज को युद्ध में साथ नहीं ले गया। इसके आगे अपन बात करते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर शत्रु दल में मिल गया। जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें तराइन के सेकंड युद्ध की अपन बात करें तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसमें पृथ्वीराज ने अपने 2 सेनानायकों स्कंद और उदयराज को इस युद्ध में नहीं लेके गया। दूसरा, तराइन का जो सेकंड युद्ध था इसमें पृथ्वीराज का जो मंत्री था ना सोमेश्वर शत्रु दल में क्या हो गया? मिल गया। इसके बाद में अपन बात करें तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो गई। तराइन का जो सेकंड वार होता है उसके बाद में भारत में तुर्की जो शासन है उसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। इसके बाद में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए थे
सूफी संत जो थे ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में ये भारत आए थे। इसके बाद में आगे बात करें शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तो पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष के क्या क्या कारण थे, इसकी अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखो पहला कारण है भारत की विकेंद्रित राजनीतिक स्थिति और सार्वभौम सम्राट का नहीं होना। देखो भारत की जो राजनीतिक जो स्थिति थी वो कैसी थी, विकेंद्रित था, मतलब एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं थी, और सार्वभौमिक सम्राट का भी नहीं होना, ये संघर्ष का कारण था ना। दूसरा है गोरी साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वीराज पर आक्रमण करना। गोरी जो है ना साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से ना पृथ्वीराज पे उसने आक्रमण किया। तीसरा है मोहम्मद गोरी स्वयं को महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी मानता था। मोहम्मद गोरी जो था स्वयं को महमूद जो गजनवी था ना उसका उत्तराधिकारी मानता था। देखो महमूद गजनवी द्वारा भारत से ले जाए गए धन की लालसा ने गोरी को भी भारत की ओर आकर्षित किया। तो महमूद जो गजनवी जो था ना उसने भारत से जो धन ले जाने की जो लालसा थी वही गोरी को भी भारत की ओर उसने आकर्षित किया। कि पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति, पांचवा जो कारण था संघर्ष का वो है पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति। इस नीति के कारण रावल समर सिंह के अतिरिक्त किसी ने भी पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कन्नौज के जयचंद ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पृथ्वीराज को घेरने की योजना बनाई तथा मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज का वध करवाना। देखो पृथ्वीराज की जो दिग्विजय जो नीति है यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में संघर्ष का कारण बनी। देखो इस नीति के कारण जो ना रावल समर सिंह के अतिरिक्त किसी ने भी पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कन्नौज के जयचंद ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पृथ्वीराज को घेरने की योजना बनाई तथा वह मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज का वध करवाना चाहता था। मोहम्मद गोरी के हाथों क्या करवाना चाहता था, पृथ्वीराज का वध करवाना चाहता था। इसके अलावा देखो और अपने को क्या जानकारी मिल रही है। देखो समकालीन इतिहासकार मिन्हास उस सुराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी के अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज को मार दिया, जिसकी फरिश्ता भी पुष्टि करता है। देखो समकालीन जो इतिहासकार थे मिन्हास उस सुराज ने क्या बोला है, उनकी जो पुस्तक है तबकात ए नासिरी में उन्होंने लिखा है कि गोरी ने ना पृथ्वीराज को मार दिया और जिसकी पुष्टि जो ना फरिश्ता भी करता है। इसके बाद में एक और लेखक है ताज उल मासीर के जो लेखक है हसन निजामी के अनुसार गोरी अजमेर में पृथ्वीराज को अपना प्रतिनिधित्व बनाना चाहता था। देखो ताज उल मासीर के लेखक है हसन निजामी, उन्होंने क्या बताया कि गोरी जो ना अजमेर में पृथ्वीराज को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 1193 ईस्वी के तारागढ़ अजमेर से प्राप्त गोरी व पृथ्वीराज के सिक्कों के आधार पर बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य संबंध रहे थे। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 1193 में तारागढ़ अजमेर से प्राप्त गोरी और पृथ्वीराज के सिक्कों के आधार पर उसने बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भी ना मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य संबंध रहे थे। इसके बाद में पृथ्वीराज की हार के कारण की अगर चर्चा की जाए, पृथ्वीराज की हार के कारण पहला है पृथ्वीराज द्वारा संगठनात्मक योग्यता का परिचय नहीं दे पाना, यह हार का प्रमुख कारण था। दूसरा है पृथ्वीराज की गुप्तचर व्यवस्था की अकर्मण्यता। उतूबी की पुस्तक है जिसका नाम है जमी उल हकीकत के अनुसार गोरी सेना के आक्रमण के समय पृथ्वीराज विश्राम कर रहा था। तो देखो पृथ्वीराज की संगठनात्मक योग्यता का परिचय नहीं दे पाना ये हार का पहला कारण था। दूसरा था पृथ्वीराज चौहान की जो गुप्तचर जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, अकर्मण्य थी। मतलब उतूबी की पुस्तक है जमी उल हकीकत में गोरी सेना के आक्रमण के समय जो पृथ्वीराज चौहान था वो क्या कर रहा था, विश्राम कर रहा था। इसके अलावा परंपरागत सैन्य व्यवस्था व पैदल सेना पर निर्भरता। हार का तीसरा कारण था परंपरागत सैन्य व्यवस्था थी और पैदल सेना पर निर्भरता थी।
इसके बाद में पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें, पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? दल पुंगल की। इसके अलावा देखो इनके जो दरबार में है ना, इनके दरबार में जैनक, पृथ्वीराज भट्ट, वागीश्वर, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जनार्दन आदि विद्वान थे। तो देखो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन कौन से? जैनक थे, पृथ्वीराज भट्ट थे, वागीश्वर थे, चंद्रबरदाई थे, विद्यापति गौड़ थे, विश्वरूप थे, जनार्दन, ये सब इनके दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी जैनक ने पृथ्वीराज विजय तथा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी जैनक ने तो पृथ्वीराज विजय लिखी और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? जलन ने पूरा किया। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया। तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था, इसने दिल्ली में पिथौरागढ़ का जो किला है इसका क्या किया? निर्माण किया। इसके अलावा पृथ्वीराज के शासनकाल में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्यापन होता था। तो देखो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत विद्यालय था जिसमें 85 विषयों का अध्ययन और अध्यापन होता था। इसके अलावा देखो आगे अपन बात करते हैं, पृथ्वीराज जो था स्वयं शिव भक्त था। उसने बनास नदी के तट पर बिशलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का निर्माण कराया। पृथ्वीराज जो चौहान था शिव भक्त था, इसने बनास नदी के तट पर बिशलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का क्या कराया? निर्माण कराया। पृथ्वीराज के समय शास्त्रार्थ व वाद विवाद पद्मनाभ नामक मंत्री के विभाग द्वारा आयोजित होते थे। देखो पृथ्वीराज के समय शास्त्रार्थ और वाद विवाद जो ना पद्मनाभ नामक मंत्री के विभाग के द्वारा आयोजित होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उसे योग्य व रहस्यमयी शासक बनाया। वाद विवाद जो थे ना पद्मनाभ नामक मंत्री के विभाग द्वारा आयोजित किया जाते थे। इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उसको योग्य और रहस्यमयी शासक बताया। तो ये तो हो गई पूरी थ्योरी चौहान वंश से संबंधित, जिसमें हमने अजमेर के चौहान पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं इनको अपन डिस्कस करते हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चौहान राजवंश के संस्थापक या आदि पुरुष हैं तो कौन हैं? तो इसका सही जवाब है वासुदेव चौहान। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है वासुदेव ने। सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में कौन से चौहान राजा ने बसाया था? तो इसका सही जवाब है वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आप कहोगे अहि छत्रपुर। क्या थी? अहि छत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है दशरथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? तो कौन कौन से में माना गया है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो। इन तीनों में चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशीय माना गया है। लेकिन गोत्रोच्चार में है ना इनको सूर्यवंशी नहीं माना गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है गुवक जो था ना ये चौहान वंश का शासक था। देखो चंदन राज की जो रानी थी, जो रुद्राणी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है शाकंभरी के जो चौहान जो वंश हैं उससे संबंधित थी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरी भट्ट की उपाधि दी गई है। तो वैरी भट्ट की जो उपाधि है किसको दी गई है? तो इसका सही जवाब है गोविंद तृतीय को। गोविंद जो तृतीय है इसको वैरी भट्ट की उपाधि दी गई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमेश्वर मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की? तो वो पृथ्वीराज फर्स्ट थे, जिन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की क्या की थी? व्यवस्था की थी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जयानक रचित पृथ्वीराज द्वितीय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। तो वो कौन सा शासक था? तो देखो, जयानक ने कौन सी ग्रंथ लिखा है? जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है। उसमें पृथ्वीराज द्वितीय ने एक शासक की प्रशंसा में सबसे पहले जयानक रचित ये पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय है। इसमें एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। तो उस शासक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज फर्स्ट। उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमल देवी का उल्लेख मिलता है? देखो, किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमल देवी का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है अजयराज। सही जवाब क्या है? अजयराज। तो नेक्स्ट है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, तो वो शासक कौन था? अजयराज था। तो अजयराज अजमेर का पहला चौहान शासक था जिसने अपने नाम पर क्या किए? सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजमेर का जो तारागढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है अजयराज ने करवाया। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयराज ने कराया। नेक्स्ट है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? तो अजमेर के कौन सा चौहान शासक था जिसने शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी? तो वो था जगदेव। जगदेव ने ना शासक बनने के लिए अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। नेक्स्ट है, पुष्कर के बड़ा मंदिर का निर्माण, पुष्कर के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है अर्णोराज ने। पुष्कर का जो बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया। देखो, इसके बाद में नेक्स्ट है, के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालोर और नागौर छीन लिए? अजमेर का कौन सा चौहान शासक था जिसने गुजरात के जो चालुक्य शासक था ना कुमारपाल को पराजित किया और पाली, जालोर और नागौर उससे क्या कर लिए? छीन लिए। तो इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने गुजरात के जो चालुक्य शासक है ना कुमारपाल को पराजित किया और उससे पाली, जालोर और नागौर क्या कर लिए? छीन लिए। तो देखो, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और कौन सा सही कथन है उसको बताना है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया। बिल्कुल सही बात है। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने तोमरों को पराजित किया था। तो दोनों जो कथन है वो सही है। कि दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल माना? देखो, किस चौहान शासक के शासनकाल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्णकाल माना? तो इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो है ना, इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो अंग्रेज का बताओ कौन शासक था? देखो, अजमेर का प्रतापी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने, हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ या बिशलदेव के दरबार में था ये। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ललित विग्रहराज की रचना की गई किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है सोमदेव के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी?
उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। कौन से चौहान शासक थे जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई और उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया? तो इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने है ना अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई और इसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख जो है ना उत्कीर्ण करवाया गया? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख जो है ना उत्कीर्ण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्मारक का नाम बताया जिसे 1198 में सुल्तान गौरी ने मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने उस स्मारक का नाम बताना है जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कराया था। तो देखो इसका सही जवाब है 2.5 दिन का झोंपड़ा। देखो ऐबक जो था ना सुल्तान गौरी का क्या था, ऐसे कह सकते हैं सामंत था या गवर्नर था, कुछ ऐसे था। तो देखो 1198 में गौरी ने एक मस्जिद में किसको कन्वर्ट करा दिया था? 2.5 दिन के झोंपड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने अशोक स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई? कौन सा चौहान शासक था जिसने अशोक स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई? तो इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने अशोक स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर ने। सोमेश्वर ने जो है ना चौहान वंशीय शासक जो सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि क्या की? धारण की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके काल में हुई? तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर के काल में। बिजोलिया जो शिलालेख है ना इसकी रचना सोमेश्वर के काल में हुई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय और चौहानों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? देखो पृथ्वीराज जो तृतीय जो है ना जो चौहानों में सबसे प्रसिद्ध हैं वो 11 वर्ष की जो आयु है इसमें ये सिंहासन पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। मतलब गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है कदम्बवास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो यहाँ पे पृथ्वीराज जो तृतीय है ये सबसे लास्ट में है तो ये 4 नंबर पे आएगा, है ना। इसके बाद पहला जो है ना सबसे लास्ट में आएगा। देखो ये यहाँ पे भी सबसे लास्ट में है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में देखो सबसे पहले अजय राज का बेटा है अर्णोराज, तो 2 3, उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ और उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय। तो सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका थी, तो पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका कौन थी? तो इसका सही जवाब है कर्पूरी देवी। कर्पूरी जो देवी थी ये पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है परमर्दी देव। परमर्दी देव जो था ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के जो चंदेल शासक है उसको परास्त किया? तो इसका सही जवाब है 1182 में। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में महोबा के चंदेल शासक को क्या किया? परास्त किया। इसके बाद में देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए सही उत्तर बताइए। तो सबसे पहले भंडानक को जीतते हैं, फिर चंदेल को, फिर चालुक्य को, फिर गढ़वाल को। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1191-92 को तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? तो 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन जो गौरी है उससे लड़ना पड़ा?
तो वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को 1191-92 में तराइन के युद्ध में आक्रमणकारी जो शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा वो थे पृथ्वीराज तृतीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सूफी संत नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान के थर्ड कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज जो विजय है इसका लेखक जो था ना वो है जयानक। कौन है? जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ने बनाया? तो किला राय पिथौरा जो है ना जो दिल्ली में है इसको पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो कौन नहीं था वो आपको बताना है। तो विद्यापति गौड़ भी था, विश्वरूप भी था, जनार्दन वागीश्वर जनार्दन भी थे, लेकिन सारंग दर्द होना ये विद्वान नहीं था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने दल पुंगल की उपाधि धारण की? कौन से शासक थे जिसने दल पुंगल की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसने दल पुंगल की उपाधि धारण की। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का कि इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? मतलब देखो इल्तुतमिश की जब ताजपोशी की गई तो राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जो नगरीय केंद्र है ना वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो इसका सही जवाब है अजमेर। अजमेर जो था ना इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय दिल्ली सल्तनत के क्या था? अधीन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात बिल्कुल सही समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।